अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। ये है डेफिनेशन क्वांटम नंबर्स की, जो कि हमने अगर कहीं एग्जाम में लिखनी है। बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव acceptable solution to Schrodinger wave equation for hydrogen atom। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है जिसने एक वेव इक्वेशन डेवलप की, उसमें डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज जो हैं वो क्वांटम नंबर्स हैं। लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, कि वो एक एटम में किस जगह पे है, वो उसका कंप्लीट एड्रेस है। जिस तरह किसी बंदे का एड्रेस फाइंड करने के लिए, उसका कंप्लीट एड्रेस करने के लिए सिटी, फिर उसकी कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, कम से कम ये 4 चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए भी बाय चांस ही जो है ये 4 जो हैं क्वांटम नंबर्स हैं। There are 4 quantum numbers which can describe the electron completely, which is called as principal quantum number, n से शो करते हैं, azimuthal quantum number l से शो करते हैं, magnetic quantum numbers m से शो करते हैं, और spin quantum number s। ये स्मॉल जो है अल्फाबेट्स हैं। अब इनको देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये अपने 5 लाइंस यही लिखनी है अगर आपको एग्जाम में आए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली नंबर ऑफ शेल है। वैल्यू ऑफ एन शोज द ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल एक ही बात है, तो एन ये शो करता है। इसकी वैल्यू क्या है? 0 नहीं हो सकती, और पॉजिटिव हो सकती है, और इंफिनिटी तक जाती है। तो एन की वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी तक। एन क्या है? शेल है। शेल क्या है? स्पेस है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, वो शेल है। और अब बेसिकली तो ये स्पेस है, कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, तो स्पेस जो है वो इंफिनिटी तक जाती है। आल्सो शोन बाय के एल एम एन। फर्स्ट शेल को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम एन एंड सो ऑन। अगर एन 1 होगा तो के शेल है, 2 होगा तो एल शेल है, और सो ऑन। ये पॉइंट है जी। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस या साइज। एन ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा। और एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। पहले शेल की एनर्जी जो न्यूक्लियस से करीब होता है उससे कम होती है। इस तरह आप वैसे अगर स्पेस की बात करें, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, एनर्जी जो है किसी भी चीज की ज्यादा होती जाएगी। अगर कोई बॉल जमीन पे पड़ी है, उसकी एनर्जी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे चली जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इट इज इक्वल टू 2n²। पहले में 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। सेकंड में सेकंड का शेल, सेकंड का स्क्वायर लें, सेकंड शेल का 2 का स्क्वायर लें, 4 4 2 आर 8। थर्ड 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर है 9 9 2 आर 18। आगे 32 आएगा, उसके बाद 50 आएगा। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्यों? ये सिंपल बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हमें बताता है कि लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम के एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जाएंगे, तभी अब्जॉर्ब करेंगे। या एमिट क्यों करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर किसी जगह से दूसरी पे आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, डिफरेंट स्पेसिस में रहते हैं, डिफरेंट शेल्स में रहते हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर एक ही शेल होता, उसके ऊपर शेल्स ना होते, तो ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते, ना हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता, ना हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता।
तो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और भी जगह हैं, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का या शेल का। उसके बाद बोहर के डिफेक्ट में हमने देखा, क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए पहले बोहर के डिफेक्ट्स आपने जरूर पढ़े होने चाहिए। बोहर का डिफेक्ट है, दूसरा जो डिफेक्ट पढ़ते हैं हम, कि जब ये लाइन स्पेक्ट्रम जो शेल से आती हैं, जो शेल से क्लियर हो गया ना कि स्पेस है, कि जब इसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं तो एक लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट हुई नजर आती है। इसका मतलब है शेल ही नहीं है, शेल के अलावा भी कुछ है, या यूं कह लेते हैं कि शेल जो है वो बजाते खुद किसी और से बना हुआ है। दो शेल के दरमियान एक लाइन आती है, अब वो एक लाइन बेसिकली बहुत सी बारीक फाइन लाइन का मजमुआ होती है। इसका मतलब है दो शेल्स के दरमियान कोई छोटे छोटी और भी पार्टीशन है, उसे कहते हैं सब शेल। वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। Azimuthal quantum number is used to represent the subshell and represented by L. Its value depends upon n. L की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-1 तक जाती है। 0, 1, 2, 3 n-1 तक जाती है, 0 से लेके, ये रखें 0 से लेके n-1 तक। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज डिफरेंट सब शेल्स को शो करती हैं। अगर L की वैल्यू 0 हो तो वो S सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 1 हो तो वो P सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 2 हो तो वो D सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 3 हो तो वो F सब शेल होगा। ये S P D F स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ये हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, इसी सीक्वेंस से। ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताती हैं कि ये शार्प हैं या प्रिंसिपल हैं, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। A subshell may have different shape depending upon the value of L. अब इनकी शेप्स भी अलग अलग हैं। S जो है वो स्फेरिकल है, सफीर की तरह, बॉल की तरह। P जो है डंबल शेप है, जो डंबल जिसे हम कहते हैं वो डम्बेल वर्ड है। डंबल जो हम जिम वगैरह का भी आप सब लोगों ने देखे होंगे डंबल, ये इस तरह होता है। P की शेप जो है तकरीबन हम शेप ऑफ ऑर्बिटल में भी देख लेंगे। D जो है वो सॉसेज शेप है और F जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। ये शेप्स हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में देखेंगे। जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में कितने होंगे, ये फार्मूला है। पहले में क्या था, 2n² शेल्स के लिए, ये है 2 × 2l+1। S जो है उसके लिए L की वैल्यू 0 है, 2 × 0, 0, 0+1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं और एडिशन बाद में करते हैं। वैसे तो अगर सारे हो तो डमास रूल लगता है, DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, अगर ब्रैकेट में हो, एक में ही इकट्ठी दी हुई हो। अच्छा जी, P जो है इसके लिए L की वैल्यू क्या है, 1, ये ऊपर दी हुई है हमने। 2 × 1, 2 + 1, 3, 3 2s are 6। इसी तरह D और F के लिए ये देखें, N जो है फर्स्ट शेल है, K शेल, L की वैल्यू 0 होगी और L की वैल्यू 0, S सब शेल कहेंगे, इसे कहेंगे 1s। 1s का मतलब है फर्स्ट शेल का S और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर N2 है, L होगा। अब N2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक। N2 है तो n2-1 1 आएगा, तो 2 वैल्यूज आएंगी। तो 0 होगा तो वो S है, 1 होगा तो वो P सब शेल है।
तो 2s और 2p, सेकंड शेल में दो सब शेल हैं 2s और 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमें पता है अच्छी तरह सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। n3 है, m कहते हैं इसे। अब इसकी वैल्यू कैसे होगी, 0, 1 और n-1 तक, 3-1, 2 तक, इनके 3 वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज की मैग्नीट्यूड की कोई नहीं है इंपॉर्टेंस, ये 3 डिफरेंट वैल्यू है, इसका मतलब है 3 डिफरेंट सब शेल हैं, बस सिंपल सी बात है। वैल्यू कम या ज्यादा इससे कंसर्न नहीं है। ये s, p और d को शो करते हैं। इसका मतलब थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d 3 सब शेल हैं। s के 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हमें पता है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4, 4 शेल, n शेल, n होता है ये, इसमें 4 इसकी होंगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज l 0 1 2 3। और ये सब शेल कौन से होंगे, s p d f। और इन्हें कहेंगे 4s 4p 4d 4f। 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 32। और हमें पता है फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहां से हमें शेल्स और सब शेल और उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर जो है जी मैन इफेक्ट है कि बोहर के पहली लाइन तो चलो देख ली हमने कि वो थी सब शेल की वजह से। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लाइंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो लाइन फर्दर स्प्लिट होती हैं। पहली स्प्लिटिंग से पता चलता है कि शेल जो है वो कुछ सब शेल से बना हुआ है। और यहां पे स्प्लिटिंग का मतलब है सब शेल ही नहीं है, सब शेल फर्दर डिवाइड हुआ है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल। और इसको m से शो करते हैं। m की वैल्यू 0 से लेके 100 चलती रहती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। एक्चुअली ये सही है, m की वैल्यू जो होती है वो l पे डिपेंड करती है। और वैल्यू होती है माइनस l से लेके 0 और प्लस l तक। माइनस l से 0 तक आती है, फिर प्लस l तक जाती है, बस ये सिंपल है। वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन l। टोटल वैल्यूज ऑफ m आर 2l प्लस 1। यानी कि m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में m की वैल्यूज की तादाद वो होती है 2l प्लस 1। h सब शेल है, 0 है, 2 इंटू 0 प्लस 1, 1 नहीं रहेगा, m की वैल्यू 0 आएगी। l 1 है, देखें ऊपर वाले फार्मूले में ये 1 है, -1 ये लिखा हुआ है हमें यहाँ पे, माइनस यानी कि माइनस l से लेके 0 और प्लस l तक, -1 फिर 0 फिर प्लस 1। इसका मतलब ये 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। 3 डिफरेंट वैल्यूज का मतलब है p सब शेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। p सब शेल है 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड के बगैर उनकी एनर्जी सेम रहती है। L2 हो, L2 कब होता है, जब d सब शेल होता है। और उसके लिए क्या है, माइनस l, -2 है तो -2, -2 से ज्यादा आएंगे तो -1 फिर 0 फिर +1 +2, 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी ये वैल्यूज की कम या ज्यादा होना मैटर नहीं करता, वैल्यूज की तादाद मैटर करती है। 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसका मतलब है d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। L3 है, f सब शेल है, m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब है f सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखें। तो m सब शेल भी वही है और s जो है और ऑर्बिटल भी वही है। एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। और हमें पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p 3 ऑर्बिटल्स हैं
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 में कितने आएंगे? 6। ये हमें पता है। हम डी सब शेल 5 ऑर्बिटल्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एफ जो है 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां से ये भी जो है इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हमने देख लिए। ये उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। एस सब शेल एल 0 है, एम 0 है, एक ही वैल्यू है तो एक ही स्पेस ओरिएंटेशन होगी, यानी कि एक ही होगा, और ये फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एस जो है वो स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, हर तरफ से एक जैसा है। पी सब शेल है, एल 1 है, एम -1 0 1, 3 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है पी सब शेल की 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, एक्स वाई जी, तो पी एक्स, पी वाई और पी जी। डी सब शेल है, एल की वैल्यू जो है वो 2 है, एम की वैल्यू 0 होगी, +1 होगी, -1 होगी, +2 होगी, -2 होगी। 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 5 स्पेस ओरिएंटेशन है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये वो हमें गिवन है। जो एफ होता है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। लास्ट पे एक और, कि जब हम इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो ये लाइन फर्दर स्प्लिट नजर आती हैं, तो हम कहते हैं अब क्या है? तो अब वो है कि उनकी स्पिन जो है वो एक जैसी नहीं होती। An electron moving in an orbital around the nucleus also rotates or spin। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट भी करता है, जैसा जमीन रोटेट भी करती है सूरज के इर्द गिर्द, और स्पिन भी करती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है और स्पिन भी करता है। और दो तरह की स्पिन हो सकती है, सेल्फ रोटेशन कहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन है ही दो तरह की। तो इसके लिए एस की वैल्यू जो है, दो वैल्यूज हैं, +1 क्लॉकवाइज के लिए, +12 और -12 दो वैल्यूज हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, वो क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हम ऐसे लिखते हैं, कभी भी जब शो करते हैं पेयर्स की फॉर्म में, ये पेयर्स की फॉर्म में क्यों करते हैं? हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तो फिर ऐसे क्यों करते हैं, दो दो क्यों लिखते हैं? उसकी रीजन ये है, एक तो ये है कि ये ऑर्बिटल में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम इस तरह पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? रिपेल इसलिए नहीं करते कि एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? चार्ज हैं। जब भी चार्जेस मूव करते हैं, स्पिन करें, मूव जैसे मर्जी मूव करें, उनके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कोई भी चार्ज हो। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पोजेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक क्लॉकवाइज जब मूव करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, स्पिन करता है, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इसलिए एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूं। अब दो सिटीज के दरमियान, फॉर एग्जांपल लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान डिस्टेंस हम कहते हैं 140 है। ये तो हो गया दो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस, यहां तक तो इजीली समझ आती है। अब उन दो शहरों के दरमियान डिफरेंट कॉलोनीज हैं आगे। अगर लाहौर से फैसलाबाद आना हो तो क्या है, अगर कैनाल रोड पे स्टार्ट में जाना हो तो उसे 140 किलोमीटर पड़ेगा। अगर उसने कहीं दूसरी कॉर्नर पे जाना हो, एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना हो, तो उसे 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो यहां पे भी ऐसे ही है, दो शेल के दरमियान जो हमें एक लाइन मिलती है, लेकिन जब हम उसे गौर से देखते हैं तो वो लाइन फर्दर स्प्लिट होती है। हम एक हिसाब किताब है, हम कहते हैं 140 किलोमीटर है, लेकिन जब हम उसको एक्चुअली गौर से देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, कुछ का 140 से थोड़ा सा कम है, कुछ का 140 से ज्यादा है।
तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल पीपल्स कॉलोनी वाले बंदे को जो है लाहौर से आता है 145 किलोमीटर पड़ता है। गौर से देखेंगे तो बहुत हम बारीक हिसाब करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी हम कहेंगे नहीं, एक कॉलोनी के जो अंदर आता है बंदा, उसमें भी एक गली पहले आ जाती है, एक गली बाद में आती है। हम और हिसाब किताब करते हैं और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को पे रखते हैं, तो फिर जो है एक बंदे का डिस्टेंस जो है वो कम है, दूसरे का ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट का डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का, तो फिर लाइंस भी अलग अलग होंगी। इसी तरह तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल्स में रहते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और क्लोजली रिलेटेड एक जैसे ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम कह देते हैं शेल, सॉरी सब शेल। और क्लोजली रिलेटेड एनर्जी वाले सब शेल होंगे तो वो मिलके एक शेल बनाते हैं। इसमें सब शेल जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स रहते ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, मूव वो शेल्स के अंदर करते हैं। ये तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम सब शेल में डिवाइड कर देते हैं, हम कहते सब शेल में इकट्ठा कर देते हैं। पी एक्स पी वाई पी जी हमने कहा पी सब शेल है ये। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। थैंक यू।